हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं आपके साथ हिस्ट्री की वीडियो लेकर के। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने कवर किया है मौर्योत्तर काल को, लेकिन मौर्योत्तर काल को एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, काफ़ी बड़ा काल है। और इस मौर्योत्तर काल से संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसकी हम एक दो वीडियो में कवर कर लेंगे, जिसका ये पहला पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दें। अगर आपको ज़रा भी हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हम यहाँ देखेंगे मौर्योत्तर काल और मौर्योत्तर काल को किस तरह से विभाजित किया गया है उस सब के बारे में। तो देखते हैं कि मौर्योत्तर काल, देखिए दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मौर्योत्तर काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। यानी इस काल को अध्ययन करने के लिए हमें इसको दो भागों में बांटा है, जिसको कहा है देशी उत्तराधिकारी, जिसके अंतर्गत शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और बाकाटाका वंश, ये देशी उत्तराधिकारी के रूप में इनका हम अध्ययन करेंगे। और नंबर 2 है विदेशी उत्तराधिकारी। तो विदेशी उत्तराधिकारी में कौन कौन हैं? हिंद, यवन, शक, पहलव और कुषाण वंश को हम विदेशी उत्तराधिकारी के रूप में मौर्योत्तर काल में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात ब्राह्मण साम्राज्य का उदय हुआ। नेक्स्ट है, हम यहाँ पर देखेंगे देशी उत्तराधिकारी। तो दोस्तों, देशी जो उत्तराधिकारी थे उसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वह आता है शुंग वंश का। 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक। इसमें क्या था, इसके संबंध में हम यहाँ पर देखते हैं। पहला कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ, यानी मौर्य सम्राट का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति जो कि पुष्यमित्र शुंग थे, 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की उन्होंने स्थापना की। और शुंग शासकों ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था तथा साम्राज्य नियंत्रण हेतु दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र इनकी हुआ करती थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तीसरा नंबर है कि पुष्यमित्र शुंग के विषय में किस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है? तो वह है अयोध्या का अभिलेख। 4 नंबर, किस अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो वह भी अयोध्या अभिलेख से ही जानकारी प्राप्त होती है। 5 नंबर है कि प्रथम स्मृति ग्रंथ, जिसको मनुस्मृति कहा गया है, की रचना किस वंश में हुई थी या किसके काल में हुई थी? तो वह भी शुंग वंश के काल में हुई थी मनुस्मृति की रचना। 6 नंबर है कि अशोककालीन सांची के स्तूप के महास्तूप की कास्ट, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार कई परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाता है। यानी अशोककालीन सांची के स्तूप के महास्तूप की कास्ट वेदिका के स्थान पर पाषाण वेदिका का निर्माण किसने कराया था? तो वह भी पुष्यमित्र शुंग ने। नंबर 7, सतना के समीप स्थित भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने।
नंबर 8, वरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर महोदय जी ने वरहुत स्तूप की खोज की थी, जो कि महाराष्ट्र के सतना के पास है। 9 नंबर है कि पुष्यमित्र शुंग के बाद कौन शासक बना था? तो अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के पश्चात शासक बना था, जो कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। नंबर 10 है कि अग्निमित्र के बाद शुंग वंश का शासक कौन बना था? तो वह वसुमित्र अग्निमित्र के पश्चात शुंग वंश का शासक बना था। 11 नंबर है कि वसुमित्र के बाद शुंग वंश का शासक कौन बना था? तो वज्रमित्र बना था। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह देवभूति या इसको देवभूमि भी कहा जाता था। यानी इसके मंत्री वसुदेव ने इसकी हत्या करके एक नए वंश कर्ण वंश, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था, कर्ण वंश की स्थापना की। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? तो वह वसुदेव। नेक्स्ट है, यहां देखेंगे कर्ण वंश, जो कि 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक, कि कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? तो वसुदेव ने। और कर्ण वंश का आंशिक शासक कौन था? तो सुशर्मन कर्ण वंश का अंतिम शासक था। यानी सुशर्मन की हत्या किसने की थी? तो आंध्र सातवाहन शासक सिमुक ने, जिसने की आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों। अगर आपने इन्हें सही से याद कर लिया तो आप किसी भी परीक्षा में हिस्ट्री से जो भी इस मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्न आते हैं वह कभी गलत नहीं होंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं आंध्र सातवाहन। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो वह शिमुक ने की थी। नंबर 18, सातवाहनों का उद्गम स्थल कहाँ था? आंध्र प्रदेश में। 19 नंबर, सिमुक के पश्चात सातवाहन वंश का राजा कौन बना था? तो कृष्ण या कहना, यानी ये सिमुक का भाई था। 20 नंबर है कि कृष्ण के पश्चात सातवाहन वंश का राजा कौन बना था? शातकर्णी प्रथम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शातकर्णी प्रथम से संबंधित प्रश्न काफ़ी आते भी हैं। 21 नंबर है कि शातकर्णी के नाम का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में। नेक्स्ट है 22 नंबर, शातकर्णी फर्स्ट ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? अमरावती को। आंध्र प्रदेश राज्य में, जो कि गुंटूर जिले में, और किस नदी के किनारे पर था? कृष्णा नदी के तट पर। 23 नंबर है कि आंध्र सातवाहन वंश का 17वां शासक कौन था? तो वह हाल था। 24 नंबर, गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना प्राकृत भाषा में किसने की थी? तो वह हाल ने की थी। 25 नंबर है, आंध्र सातवाहन वंश का 23वां शासक कौन था? तो 23वां शासक गौतमी पुत्र शातकर्णी था। 26 नंबर है कि वह कौन सा सातवाहन शासक था जिसके नाम के साथ उसकी माँ के नाम का उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो वह है गौतमी पुत्र शातकर्णी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एक एक प्रश्न को मैंने छांट करके वीडियो में परोया है दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। आपका लाइक हमको मोटिवेट करता है, जिससे हम और अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें। 27 नंबर है दोस्तों कि गौतमी पुत्र शातकर्णी ने
कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसने अद्वितीय, एकमात्र ब्राह्मण और वेदों का आश्रयदाता, ये इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। पर्वतों का स्वामी किसको कहा जाता है? तो वह भी गौतमीपुत्र सातकर्णी को, और वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी। 28 नंबर है, गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद सातवाहन वंश का शासक कौन बना था? तो वह बना था वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, जो कि गौतमीपुत्र सातकर्णी का पुत्र था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 29 नंबर है कि पुलुमावी को किस शासक ने 2 बार पराजित किया था? तो शक महाक्षत्रप रुद्रमन ने पुलुमावी को 2 बार पराजित किया था। 30 नंबर है कि सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। 31 नंबर है, सातवाहन काल में किस धातु के सिक्कों का प्रयोग होता था? वह क्या कहलाता था? तो वह चांदी के सिक्के यूज होते थे, और चांदी के सिक्कों को कर्षापण कहा जाता था सातवाहन वंश में। नेक्स्ट है 32 नंबर कि सातवाहन शासकों ने आर्थिक लेन देन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आर्थिक लेन देन के लिए किस धातु के सिक्कों का प्रयोग किया था? तो वह किया था शीशे के सिक्कों का। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है कई बार परीक्षा में। पुलुमावी के बाद सातवाहन वंश का शासक कौन बना? तो शिव श्री सातकर्णी, और ये पुलुमावी का भाई था तथा रुद्रमन का दामाद था, जो कि अभी हमने देखा था ऊपर। नेक्स्ट है अभीर वंश। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अभीर वंश की स्थापना किसने की थी? तो ईश्वर सेन ने। 35 की कुलुचेरी चेदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो वह भी ईश्वर सेन ने। इक्ष्वाकु वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्री शांतमूल, और ये वैदिक धर्म का अनुयायी था। इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। 37 नंबर है कि नागा अर्जुन कोंडा के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो बीरू दत्त ने, जो कि श्री शांतमूल का उत्तराधिकारी था। 38 नंबर है दोस्तों, इक्ष्वाकु वंश शासक किस मत के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। 38 नंबर है कि जिस समय दक्कन में सातवाहन शक्ति का उदय हो रहा था, उसी समय कलिंग में किस राजवंश का उदय हुआ? तो दोस्तों उस समय चेदी वंश का कलिंग में उदय हो रहा था। चेदी वंश का संस्थापक कौन था? तो महामेघवाहन चेदी वंश का संस्थापक था। 40 नंबर है कि महामेघवान की मृत्यु के पश्चात कलिंग का शासक कौन बना था? तो वह खारवेल, जो कि महामेघवाहन का पुत्र था। खारवेल काफी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 41 नंबर है कि मगध राज नंदराज ने खुदवाई गई जो नहर थी, उसका विस्तार तनुसुली से कलिंग तक किसने करवाया था? खारवेल ने। और नहरों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी इन्हीं से प्राप्त होती है। 42 नंबर, भुवनेश्वर का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वह भी खारवेल ने। 43 नंबर है कि खारवेल की जीवनी तथा उसके विषय में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये हाथी गुफा अभिलेख से, जो कि उदयगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। ये हमें उसके बारे में यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया तो इसमें से मौर्योत्तर काल से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो काफ़ी प्रश्न आपके ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हिस्ट्री की अच्छी वीडियो हमारे चैनल पर मिलेंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।